अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। और ये लॉन्ग मार्च लाहौर से निकला है, इस्लामाबाद तक इसने पहुंचना है। लेकिन इस लॉन्ग मार्च के दौरान बहुत सारी अहम मेजर डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, खासकर मुज़ाकरात के हवाले से। बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब इन खुफिया मुलाकातों की जो है वो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसमें जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये रोल कहां तक प्ले होगा, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे, नहीं कामयाब हो पाएंगे। और ऐसी खबरें भी सामने आ रही है ज़राए के मुताबिक कि परवेज़ इलाही साहब मुलाकात के बाद इमरान खान से भी मिले हैं और उसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब जो है दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कुछ जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना होगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो दोनों साइड से चीज़ों को देखना होगा। तो ये रोल कितना अहम होगा परवेज़ इलाही साहब के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही है, हुकूमत मुज़ाकरात में शामिल है नहीं है, हुकूमत किन के साथ मुज़ाकरात कर रही है, हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को किस तरह से डील करेगी, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी नाज़रीन बात करने जा रहे हैं कि इसके साथ साथ जो बाकी पीडीएम की जमातें हैं उनका लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और इस वक्त मेजरली रोल प्ले कर रहे हैं हुकूमत के अंदर, तो वो इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे। और उसके साथ साथ खास जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी अहम हिस्सा है पीडीएम का, वो किस तरह से इस लॉन्ग मार्च को देख रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना रोल प्ले कर रही है, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हाफी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब, और मेरे स्टूडियोज में स्पेशली ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, और हम स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं जजुल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, सबसे पहले तो बताइए आप इस लॉन्ग मार्च को किस तरह से देख रहे हैं। लाहौर से चला और इसके साथ बीच में अब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन डेवलपमेंट तो सामने आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस लॉन्ग मार्च को किस तरह से देख रहे हैं, क्या इस लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान खान साहब अपने मुतालबात पूरे कर पाएंगे, या जिस तरह से एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में बहुत सारी खून रेजी होगी, तो क्या ये नैरेटिव ठीक है या नहीं। तो ये जो इस वक्त चीजें चल रही है लॉन्ग मार्च से रिलेटेड, आप इसको ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आवाज़ थोड़ी सी बाउंस बैक हो रही है, तो सर आपको मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है? जी आपकी आ रही है, मेरी अपनी आवाज़ मुझे वापस आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल इशू है सर, उसको हम रिजॉल्व करवाते हैं। मैं मीनवाइल गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे स्टूडियो से मौजूद, नाज़रीन इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं। सर कहिएगा, ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग मार्च की बात करूं, किस तरह से आप इस ओवरऑल लॉन्ग मार्च को देख रहे हैं, खासकर जो मुज़ाकरात की अब बातें हो रही हैं कि मुज़ाकरात हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि एक मिल मिलाप करके इन चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ ले गए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो आप इस ओवरऑल लॉन्ग मार्च को कितना फ्रूटफुल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे अहम बात तो ये है कि क्या लॉन्ग मार्च की इस वक्त ज़रूरत थी या नहीं थी, या किसके लिए किया जा रहा है। और अगर हम ये देखें कि पॉलिटिकली लॉन्ग मार्च जब अनाउंस किया गया है तो बड़ी हज़ल वज़ल में ये बात की गई है कि हम फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च जो है वो जा रहे हैं। इससे पहले तारीख़ दी जाती रही है। कुछ चीज़ें बड़ी, अगर हम माजी के कुछ मामलात को देखें तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि जब इमरान खान ने पिछली दफ़ा धरने की और कॉल दी थी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उस वक्त आप जहन में रखें कि इंतखाबात की तारीख़ तय होना बाकी थी, बाकी अनाउंसमेंट असम्बलियाँ तोड़ी जा रही थी उस वक्त, यानी कि 25 मई की बात है ये। और लेकिन उन्होंने अपना जो भी बातचीत उस वक्त हुई, उस बातचीत के नतीजे में असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जा रहा था, इंटरिम सेटअप की अनाउंसमेंट होनी थी और उसके साथ बाकी चीज़ें। लेकिन हमने ये देखा कि उस वक्त खान साहब जो थे वो अपना लॉन्ग मार्च लेकर केपी से इस्लामाबाद आ गए। अब उनका ये कहना था कि मैं जाऊंगा और मैं लोगों को एक बात ये कहूँगा कि मेरी गेम्स में ये चीज़ शामिल है कि मैं लॉन्ग मार्च लेके निकला था और मैं यहाँ से हुकूमत गिरा के वापस आया हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है दूसरे भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये विन विन सिचुएशंस होती हैं तमाम पार्टियों के लिए, तमाम शराकतदारों के लिए। वहाँ पे ये होता है कि एक दूसरे की बात मानना पड़ती है। और जब ये सिलसिला हुआ तो दूसरी तरफ भी उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप इस तरह से अगर गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं तो आप ले आए, इस तरह के 10 लॉन्ग मार्च भी ले आए, गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। तो कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता
खुला रखना चाहिए। और अगर कोई भी बातचीत के अंदर ये सिचुएशन बने गिव एंड टेक की, तो जो बात वहाँ तय हो तमाम फ्रीकैन को उनके ऊपर रहना चाहिए। मुर्तज़ा आपको दोबारा आपके पास आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाजुल हक साहब। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस्लामाबाद पहुँचने से पहले लॉन्ग मार्च के जो मुतालबात हैं वो पूरे हो पाएंगे या फिर कोई मिसहैप भी हो सकता है और इसके नतीजे में जमहूरियत को नुकसान पहुँचने का कोई अंदेशा, कोई खदशा है? देखिए, ये खदशा सबसे बड़ा जो है, इसको तो हुकूमत को इसका देखना पड़ेगा कि क्या खदशा हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो वो है इसमें। और खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, ये बड़ा मुनफरिद लॉन्ग मार्च इन द सेंस ये एक जगह से शुरू होके एकदम आगे नहीं पहुंच रहा। ये रोजाना शुरू होता है, रोजाना खत्म होता है, फिर अगले दिन शुरू होता है, फिर इसी तरह चलता आ रहा है। और लोगों का आपने देखा कि क्राउड जो है वो लोकलाइज्ड एरियाज के आ रहे हैं, लेकिन भरपूर अंदाज में क्राउड जो आ रहे हैं। तो पिछली लॉन्ग मार्च जो थी, उस वक्त पंजाब में हुकूमत नहीं थी अपना पीटीआई की। अब भी ये फर्क ये है कि अब प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, पंजाब में भी हुकूमत है, केपीके में भी हुकूमत है। गिरदोनवा में जो इस्लामाबाद के जितने इलाके आते हैं, चाहे वो कश्मीर हो गया या गिलगित बल्तिस्तान हो गया, वहाँ सब पीटीआई की हुकूमत है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी होश के नाखुन लिए जाएं, तो हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी लॉन्ग मार्च को देखने के लिए या कि उसके साथ क्या करना है, उनको एक सीरियस यानी कि सोबर लोगों पे, मैच्योर पॉलिटिशियंस पर कमेटी बनानी चाहिए थे नेगोशिएशंस के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए ये कह रहा हूँ, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो अवाम है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, खान साहब ने कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं मांगी कि जनाब इनको उतार कर मुझे वहां बैठा दें। वो तो कहते हैं इलेक्शंस की डेट दे दें। तो इलेक्शंस के वैसे भी 9 महीने रह गए। अगस्त में जो आया है 2023 में वहां इंटरम गवर्नमेंट आ जानी है। तो आप अगर उसको कह दें जी कि इंटरम गवर्नमेंट जो है वो ईद के बाद आ जाएगी, रमजान के बाद जो ईद आएगी उसमें आ जाएगी, और उसके 3 माह बाद इलेक्शंस करवा देंगे, तो कौन सी बड़ी बात जो है वो हो जाएगी इस किस्म की। तो ये एक जिद जो है ना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रही है। देखें, पिछली लॉन्ग मार्चों को देखें, मरियम नवाज की लॉन्ग मार्च, बिलावल भुट्टो की लॉन्ग मार्च, 2 दफा JUIF की लॉन्ग मार्च, क्या हो गया था? कोई क़यामत तो नहीं आई थी। लेकिन इजाज साहब, ये लॉन्ग मार्च के नतीजे में ये पॉलिटिशियन मौजूदा हुकूमत से जो उस वक्त की थी मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं कि वो इन चोरों से बात नहीं करेंगे, वो बात उनसे करेंगे जिनसे मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। मैंने इसीलिए तो कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स, मैंने ऐसे तो नहीं कहा सारे स्टेक होल्डर्स, जो भी इसके अंदर स्टेक होल्डर है उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए और उसे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको कहा एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस और अवाम, ये 4 स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के। तो अवाम सड़कों पे हैं, पॉलिटिशियंस एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे, जुडिशरी जो है वो अपने तराजू को पता नहीं सही तोल रही है कि नहीं तोल रही है। सबसे बड़ा किरदार जो है इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट का है। और मैं समझता हूँ कि जैसे राहील शरीफ साहब ने एक किरदार अदा किया था, जैसे वहीद का किरदार अदा किया था, इस तरह से मौजूदा सूरत हाल में भी मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कोई धमकी दी जाए, किसी की हुकूमत गिराने की बात की जाए, कोई बेटर सेंस को प्रिवेल करवाया जाए। जिस तरह की सारी रात बैठकर पिछला जो धरना था 126 दिन का, वो आखिर खत्म हो गया था ना। नहीं तो उसके बाद हुकूमत तो चलती रही। आप एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के लिए आप भी कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या ये कोशिशें रंग लाएंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर किसी को इस वक्त इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रही है। हमारे दोस्त हमारे साथ उस तरह नहीं खड़े हुए जिस तरह उन्हें खड़ा होना चाहिए। हर कोई ये देख रहा है कि कंटिन्यूटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई हैं। आपने रुपी को देख लिया किस तरह से
डिवैल्यू हो गया है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि मुल्क के अंदर आम इलेक्शंस होने को जा रहे हैं और उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो अगले 5 साल इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो पूरे करेगी, फिर ये मामला जो है आपके सीधे होंगे। वरना इस वक्त जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस ने सबसे ज्यादा अगर किसी को जो तंग करना नहीं, अटैक करेगा, ये क्राइसिस जो है वो आपके दफा को करेगा, आपके डिफेंस को करेगा। क्यों? कि उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, उसके लिए आपको असला खरीदने की जरूरत है, उसके लिए आपको तनख्वाहें देने की जरूरत है, उसको आपको 100 चीजें हैं जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वगैरह वगैरह। एक जमाने में कोलिशन सपोर्ट फंड मिल रहा था, वो भी नहीं हमें मिल रहा। तो इसलिए सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए और जुडिशरी को और एस्टेब्लिशमेंट को मिलकर देखना चाहिए कि हम क्या रास्ता निकालते हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ जो मैं मुनासिब समझता हूँ कि वो होने चाहिए। जी सर, बताइएगा आप कौन सी ऑप्शन समझते हैं कि जो फ्रूटफुल हो सकती है? देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शंस की डेट जो है 3 महीने पीछे कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और कोशिश ये होनी चाहिए कि वो तारीख पीछे करने के साथ साथ आप कन्विंस करें दोनों पार्टीज को, यानी 13 पार्टियां एक तरफ और एक पार्टी एक तरफ, वो कन्विंस करें कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपने मुज़ाकरात कर कर जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के, EVMs के, इलेक्शन कमीशन के, उनको रिजॉल्व कर लें। और मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब को डेट मिल गई तो इसमें कोई आर नहीं कि जैसे उन्होंने कहा था अगर साइफर का कमीशन बना दे, मैं असेंबली में जाने को तैयार हूं, तो फिर वो असेंबली में बैठकर दीगर मसाइल भी जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो ऑप्शन है 3 माह तारीख पहले दे दी जाए, तो इमरान खान साहब ने आपको दिया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से या पॉलिटिकल पार्टी से ये बात करें। देखिए, वो तो एक ही बात कर रहे हैं ना कि मुझे डेट दें, तो डेट वो कल की तो नहीं मांग रहे ना। उनको पता है कि 3 महीने के लिए इंटरम गवर्नमेंट भी आनी है, दीगर मसाइल है, तो मैंने ईद के बाद की बात की। लेकिन जैसा अब जहां पर आप बात कर रहे हैं कि 3 महीने पहले की डेट से कुछ नहीं होगा, वहीं पर 3 महीने की बाद की डेट से भी तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक देखिए ना, इस वक्त एक स्टैंड ऑफ है, उसको आपने उसके बीच का कोई रास्ता निकालना है। तो बीच का रास्ता निकालना ये है कि दोनों फरीक जो है कुछ उनकी सुनी जाए, कुछ इनकी सुनी जाए। तो मैं समझता हूँ फिर कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। एजाज साहब, इसके अलावा जो बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त बातें चल रही हैं और कहा भी, मतलब बात ये एग्री करने वाली भी है कि जो भी मसाइल मुज़ाकरात से हल होते हैं, खून रेजी से हल नहीं होते। इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से ही हल होगा, अदरवाइज खून रेजी होगी। फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये इंटीमेट भी किया था कि खून रेजी होने वाली है इसके अंदर। और जिस तरह से अभी एग्रेसिवनेस हम देख रहे हैं इमरान खान साहब के बयानात के अंदर, अभी तक लाहौर से जो वो यहाँ तक पहुंचे हैं, आप क्या समझते हैं बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं ये हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे? अगर ये हो रहे हैं तो कितना रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं, खासकर जो इमरान खान साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं, जो उनका एग्रेसिवनेस शो हो रही है, वो उसके अकॉर्डिंग तो लग तो नहीं रहा कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान साहब रेडी भी हैं उनको सुनने के लिए? पहली बात तो मेरे नज़दीक अगर आप मुझसे पूछें तो खान साहब को अपना नैरेटिव थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, अपना किबला भी दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं उनको 2-3 मरतबा ये बात बता चुका हूँ और तमाम सियासतदानों को इस बात का पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा करके आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो उनको थोड़ा सा अपनी जुबान पे या अपनी उस पे जो स्पीचेस हैं उनमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ये अपना जो हदफ है वो रखना चाहिए जो ऑपोजिशन है उनकी, यानी अपने ऑपोजिशन को आप जितना मर्जी अटैक करें, आप हर एक के साथ लड़कर तो कुछ नहीं अचीव कर सकते ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ। और जहां तक आपने पूछा कि बैकडोर डिप्लोमेसी की जहां तक बात है, कभी भी मुज़ाकरात जो है वो बंद नहीं हुए, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। कोई टेलीफोन नहीं बंद होते, कोई दरवाजे बंद नहीं हो जाते, गुस्सा जरूर होता है और उस गुस्से को ठंडा करने की जरूरत है। मुर्तज़ा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि एजाज साहब ने बताया कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और 3 माह की अगर पहले तारीख दे दी जाए इंतखाबात की तो लॉन्ग मार्च के मस्बत नताइज सामने आ सकते हैं। इट मीन्स कि इमरान खान साहब अपने
बैकडोर जो राब्ते हैं उनमें लचक रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं, अगर ये बात मान ली जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, आज से 1 साल पहले अगर आप चले जाते हैं तो यही अपोजिशन यही इलेक्शन मांग रही थी और सारा कुछ उनसे मुतालबात यही थे जो आज खान साहब के हैं। लेकिन वो कह रहे थे मैंने चोरों डाकुओं से हाथ नहीं मिलाना। आज किससे इलेक्शन मांग रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि आप 4 साल रवैया देखें खान साहब का, ठीक है। एज एन पॉलिटिशियन उन्होंने कभी एक्ट नहीं किया। वहाँ पे वो एक एरोगेंट जो नाराज़ बच्चा होता है उसके तौर पे वो 70 साल के हैं, लेकिन नाराज़गी उनके इस तरह से है कि पार्लियामेंट में आज तक मैंने शायद इस तरह का, मेरी 26 साल सर्विस है जर्नलिज्म में, तो मैंने नहीं देखा कोई इतना एरोगेंट सियासतदान। नवाब अकबर बुक्टी होते थे, वो भी सलाम दुआ ले लेते थे हम लोगों से, वो अल्लाह की रहमत करे उन्हें। उसके अलावा तो आज तक मैंने कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी। फिर ये कि आप सियासी पार्टियों को आप सियासी पार्टियाँ नहीं समझते। आज भी उनका बयान पढ़ने के मुझे किसी ने कहा था कि ये चोर डाकू हैं। इट मीन्स कि आपकी अपनी समझ नहीं थी, अपनी समझ नहीं थी आपकी। उनके IMF के ऊपर बयान देख लें, उनके इकॉनमी के ऊपर देख लें, स्टॉक मार्केट के ऊपर देख लें, उनको रोज़मर्रा चीज़ों के ऊपर देख लें, ईच एंड एवरीथिंग वो अपनी नुकसान अपनी ज़ुबान से उन्होंने किया है। किसी जगह पे कोई, लेकिन फॉलोइंग है, पॉपुलर लीडर हैं, हम भी मानते हैं, सारे मानते हैं। लेकिन बात यह है कि 4 साल में अगर कोई एक काम उन्होंने ढंग का किया होता तो कोई बंदा कहता कि यार आएँ आप इनको लेके आएँ। जो अवाम की बात कर रहे हैं, देखें ये आप मुल्क के साथ दुश्मनी ना करें। अब वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिली है, हमें चलाने दें। हमने जिस तरह से बुरे हालात में गवर्नमेंट ली थी उसमें हमारे पास देखिए बात तो वो भी सच करते हैं, उनके पास उस वक्त IMF का पैकेज रिव्यू के लिए गया हुआ था DC और कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिचुएशन देखने के बाद फैसला किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को हटाया जाए, इसलिए उन्होंने मुश्किल फैसले भी देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की बात अगर आप करते हैं तो आप 2 रोज़ कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखें, उनकी जानिब से वाज़े तौर पे कहा गया है कि अगर हमें गवर्नमेंट कॉल करेगी फॉर एनी हेल्प अंडर आर्टिकल 45 वी विल सर्व, ठीक है। वो आएंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्व करेंगे। लेकिन ये बात कि जी मुझे मेरी बात ये, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आप उसको कहते हैं उसको हटा दें, कौन हटाएगा? आर्टिकल 209 चाहिए, उसके लिए आपके पास पूरी चीज़ें चाहिए। क्या एक ईमानदार आदमी जो अगर वहाँ पे लगा हुआ है कोई, वो आपकी बात नहीं मान रहा तो वो गैर ईमानदार हो गया, वो बेईमान हो गया। इसी तरह से जो जज आपके मतलब फैसला कर दे वो ठीक है, अदरवाइज ट्रोलिंग हमने जजों की ऐसी देखी है, लोग जज हमारे जानने वाले वो लकीरें निकालते थे, कहते यार इनसे बचाओ, ये तो हमारे बच्चों की बेटियों की ट्रोलिंग करते हैं। बात ये है कि आप सोसाइटी को पोलराइजेशन की तरफ ना लेके जाएं, मजीद बिगाड़ पैदा ना करें। देखें वो जो कुछ भी है इस वक्त तक, जिस तरह एजाज साहब हैं, एजाजुल हक साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, इन्होंने कहा कि उनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। कौन करेगा उनका किबला दुरुस्त? उनके वुज़रा जो हैं आज आप देखें उनके साहब यही रोल प्ले कर रहे हैं, उनका किबला दुरुस्त करने की कोशिश। ये एजाज साहब के बात की बात नहीं, हम एजाज साहब को भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह। एजाज साहब ये भी बता दीजिएगा कि परवेज इलाही साहब का जो रोल है, जो इस वक्त वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक के टाइम में, ब्रेक के बाद एजाज साहब यहीं से आपसे मैं, परवेज इलाही साहब का जो रोल है मुज़ाकरात के अंदर वो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा, और क्या इमरान खान साहब परवेज इलाही साहब की जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, जो दरख्वास्त कर रहे हैं कि यार कुछ मान ले, कुछ पीछे हट जाए, तो क्या इमरान खान साहब इसके ऊपर एग्री होंगे या नहीं? और जो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं परवेज इलाही साहब, वो किसी हद तक पहुंचेंगे, कामयाब होंगे या नहीं? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं हम लॉन्ग मार्च के हवाले से, खासकर जो इस वक्त बैकडोर मुज़ाकरात चल रहा है उसके हवाले से। जद हक साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कहिएगा। एक तो ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जो परवेज इलाही साहब है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे इन मुज़ाकरात के अंदर? इमरान खान साहब क्या एग्री होंगे जो परवेज इलाही साहब बात करेंगे, या जो भी एक डील वगैरह होती है? 1 एंड 2 इसके अलावा अगर तो ये हो जाती है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म्स पर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो आपको लगता है उसके बाद चीजें एक बेहतरी की जानिब जा सकेंगे, या उसके बाद भी यही सब कुछ होता रहेगा? देखें, हर कोई अपना 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 किरदार जो है वो अदा कर रहा है और कर सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना किरदार अदा किया, तो परवेज इलाही साहब के भी राब्ते है ना, चीफ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े
प्रोविंस के और पीटीआई के साथ उनका एक कोलिशन है, उन्हीं के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं वहाँ पर। तो हर किसी को अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए। जो भी हमदर्द है मुल्क का के पाकिस्तान के हालात जो है वो किसी तरह बेहतरी की तरफ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में जो है वो निकल आएगा। महाजराई से बेहतर है कि कोई बीच का एक रास्ता निकल आए और जो भी डिमांड्स हो इतनी ज्यादा है कोई नहीं कि कोई कहे जनाब कि एक पूरा पलंदा है डिमांड्स का। तो इस वक्त देखें पिछले इलेक्शंस को आप देख लें कि अब जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, कल भी कुरम एजेंसी में इलेक्शन हुआ है, तो पब्लिक जो है वो लोग जो हैं वो इस वक्त खान साहब के नैरेटिव के साथ हैं। पॉलिटिक्स में नैरेटिव ही होता है जो सारा कुछ होता है। यही खान साहब थे जो कि मार्च के महीने में अपनी गलती ये हो गई सोचने वालों में या करने वालों से कि अगर वो उस वक्त जिस बात पे खान साहब एग्री कर गए थे कि यार इलेक्शन करा दो, अगर वो इलेक्शन करवाए थे तो यही भांतमती का जो कुंभा है ना ये आकर बैठ जाता और थ्रू पब्लिक सपोर्ट इलेक्शंस के जरिए आके बैठ जाता, क्योंकि उस वक्त इनका ग्राफ बहुत बेहतरी के रास्ते पे जा रहा था। जैसा अभी आपने सोल्यूशन खुद भी बताया, आपने कहा कि अभी आपने एक सोल्यूशन खुद बताया, आपने कहा कि 3 महीने पहले इंतखाबात कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यानी कि अर्ली इलेक्शंस की आपने बात की, अगर ये हो जाते हैं तो आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इमरान खान साहब का एक नैरेटिव बन चुका है, जिस तरह से वो उन्होंने इमेज पोर्ट्रे किया हुआ है कि वो इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पीडीएम के साथ हैं, जो वो चाहते हैं उनके हक में फैसले दिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने ही करवाना है क्योंकि वो इस वक्त टेन्योर पोस्ट के ऊपर हैं, तो इमरान खान साहब अगर आ भी जाते हैं उनके इलेक्शंस के बाद भी, तो आपको लगता है कि चीजें स्मूथ चलेंगी, इमरान खान साहब मान लेंगे जो भी रिजल्ट्स होंगे इलेक्शंस के? देखिए, जो चीज़ खान साहब को अभी तक मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक जो समझ नहीं आई उनको, कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इन ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत का, और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती जो कहना नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते थे। उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी दिखाई है जुलाई में भी, अक्टूबर में भी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। नहीं, लेकिन खान साहब का तो यही मुतालबा रहा कि इन्हें न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। नहीं, न्यूट्रल इन द सेंस के सियासत से न्यूट्रल रहना चाहिए, पाकिस्तान से न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। मैं ये बात करता हूँ, जहाँ आप देखें कि मुल्क को नुकसान हो रहा है या मुल्क की कोई ऐसी चीज़ है जो एट स्टेक है, देन नोबडी इज न्यूट्रल। तो फिर हर आदमी जो है अपने अपने जवाब दे है। इजाज़ साहब, आपने फरमाया था कि कार की डिक्की में बैठ कर शहबाज शरीफ आर्मी हाउस में मुलाकातें करते रहे, तो अब मुझे बताइए हालात फिर उसी तरफ जा रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब कार में बैठ के मुलाकातें कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हैं, या उनके नुमाइंदे मुलाकातें कर रहे हैं? इस बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, कार की डिक्की का मतलब था कि मुशाबत, और मुझे उन्होंने कहा कि आप इस बात में माफ़ी मांगे। मैंने कहा शहबाज शरीफ हलफ दे दें मुझे कि वो नहीं गए मिलने के लिए, तो मैं उनसे 10 बदस्ता माफ़ी मांग लूँगा। खान साहब भी मिलेंगे इंशाल्लाह, फ्रंट सीट पे बैठ के मिलेंगे, इसमें कौन सा हर्ज है? वो कोई इंडियन आर्मी चीफ से तो नहीं मिलने जा रहे, या इंडियन किसी उससे तो नहीं मिलने जा रहे। पाकिस्तान है ये। पाकिस्तान में आज तक मुझे बताएं 35 साल हो गए मुझे सियासत के अंदर, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आज मैं गिन कर आपको बता दूं, मैंने नोट किया हुआ है क्योंकि मेरी किताब में आएगा कि पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, FANP कितनी दफ़ा मिले, कितनों की मुलाकात मैंने भी करवाई, एक अपना भी किरदार अदा किया। जो बड़ी बड़ी जमातें अपने आप को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कहती हैं, वो भी जाकर मुलाकातें करते रहे और मुलाकातें उन्होंने की, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। तो उस वक्त मुल्क के अंदर अगर मार्शल लॉ था या चीफ एग्जीक्यूटिव थे परवेज मुशर्रफ साहब, अगर उस वक्त किसी ने मुलाकातें की तो वो मुलाकातें बेहतरी के लिए की ना, कोई खराबी के लिए तो नहीं की। तो फिर जिस तरह इजाज़ साहब, आप भी वतन वापस आइए और इमरान खान साहब की आर्मी चीफ साहब से 1-on-1 मुलाकात करवाइए और जो कयास है इसको ख़त्म कीजिए ताकि अवाम तो सुख का सांस लें। देखिए, मैं ये तो आर्मी चीफ तो पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने कहा मैं
न्यूट्रल हूँ। नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा हो, और अगर खुदा ना खास्ता, देखें फैसल वाडा की बात ना करें, वो एक फरमाइशी प्रोग्राम था जो कि फेल हो गया। तो वैसे लेकिन 25 को लेकिन भी जज आपने साहब, देखा। आप जी, सब बात कर रहे हैं इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान के मुज़ाकरात की, लेकिन इमरान खान साहब और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात फिर कौन करवाएगा? क्योंकि मुल्क की बेहतरी के लिए तो तमाम सियासी जमातों को ऑन पेज होना फिर जरूरी है। तो राहील शरीफ साहब से किसने फरमाइश की थी कि जी आप अपना किरदार अदा करें? राहील शरीफ साहब ने सारी रात क्यों जागे सुबह फजर की नमाज तक कि 126 दिन का धरना खत्म हो? तो उनको नवाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की थी ना, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, कि आप अपना रोल प्ले करें। तो ऐसे ही होता है ना, मतलब कि डायरेक्ट तो नहीं बैठना पड़ता। क्या वो धरने वालों के साथ प्राइम मिनिस्टर खुद जाके मुज़ाकरात करता? कमेटियां बनाई हुई थी जो काम नहीं इतना कर सकी। एक कमेटी में मैं भी था, जो ताहिरुल कादरी साहब से बातचीत कर रहे थे, जी जी। और हमने फिर यहाँ तक अपना किरदार जरूर अदा किया था कि ये प्रोग्राम ये था कि जब मार्च होगा पारा से डी चौक तक, जहाँ पर वो लोग सारे बैठे थे, तो रास्ते में कोई आंसू गैस, कोई रबर बुलेट्स, कोई एक दो लाशें गिरेंगी, कंटेनर पे चढ़ेंगे, उनको नीचे गिराया जाएगा, कोई ऐसी बात होगी और हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन रातों रात हमने हुकूमत को जाके समझाया, उस वक्त की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब को, कि भाई ये बिल्कुल ना रोकें, आप इनको आने दें। और उन्होंने बर वक्त और अच्छा फैसला किया कि वो डी चौक पे उनको जाने दिया। फिर चले अगले 126 दिन वहां बैठे रहे, लेकिन कम से कम कशीदगी तो कम हुई ना उससे। इजाज साहब आपकी तरफ भी आते हैं। मुर्जा साहब आप बताइए, आपने इजाज साहब की सारी गुफ्तगू सुनी और वो पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं इस मुल्क की खातिर। आप समझते हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन की बात मान ली जाए तो इमरान खान साहब इस पर राज़ी हो जाएंगे? देखिए, अर्ली इलेक्शन की बात तो इससे पहले वो उन्होंने मान ली थी, इसी हुकूमत ने मान ली थी, वो फिर धरना लेके आ गए। देखिए, आप पॉइंट स्कोरिंग ना करें, यहाँ विन विन, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, विन विन सिचुएशन होती है। और अगर आप बातचीत करते हैं तो आपको पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट देनी पड़ती है तमाम लोगों को। आपने जो मौलाना फजल रहमान साहब का हाल किया है पूरे मुल्क में, आपने तो मौलवी को गाली बना दी है, आपने पॉलिटिशियंस को गाली बना दी है, आपने जो बंदा सियासतदान होगा वो कहेंगे कि वो करप्ट होगा। आप जरदारी साहब के हवाले से कैसी कैसी बातें की, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कैसी बातें की, नवाज शरीफ उनकी जो बीवी हैं, वाइफ उनकी बीमार थी उस वक्त कैसी कैसी बातें हुई। ये सारा एक माजी है, इनको साथ लेके चलें। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने, अगर एक मैं कहता हूँ कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, हमारे को बड़े ज़िम्मेदार आदमी कल या परसों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं आके कि जी ये हमने इस तरह से इमरान खान को सपोर्ट किया था, पॉपुलैरिटी नहीं थी, ये चीज़ें हमने सपोर्ट करके दी, फ़लाँ लोगों को हमने मैनेज करके दिया, फिर इस तरह से इलेक्शन की जानिब 2018 में आए, फिर इस तरह से हुआ। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं और वो लोग माफ़ी मांगते हैं कौम से, सियासतदानों से कि हमने सबके साथ ज्यादती की, फिर भी यार आप नीचे ज़मीन पे आना पड़ता है, आपको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। देखिए, आप जो मर्जी उन्हें दिखा दे, वीडियो तक दिखा दे, खान साहब कहते हैं आप ये बयानियां भी लेके आ जाए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। बात वही आ जाती है कि ये खान साहब ने खुद समझने हैं बात को, क्या उन्होंने सिस्टम में रहना है या सिस्टम, जो बंदा ज़्यादा तेज़ चलता है मदार में, आप ये देखें एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में मदार में चीज़ें घूमती हैं, हर एक दुनिया की कायनात की हर चीज़ अपने अपने मदार में है। आप मदार से बाहर निकलेंगे, स्पीड तेज़ करेंगे, आप आउट हो जाएंगे। अब खान साहब के अपने उसके ऊपर है कि अगर वो अपने मिजाज में नरमी लाते हैं, तहम्मुल लाते हैं, बर्दाश्त लाते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के एक पॉलिटिकल सिस्टम में, और ये ना कहें कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, बाकी सारे जो हैं वो शिट हैं, इस तरह तो नहीं होता। वहाँ भी उतनी इज्जत दें उनको। आप खुद भी उस तरह, आप भी पॉलिटिशियन हैं, आपके दौरे हुकूमत को भी लोगों ने एग्जामिन किया है, लोगों ने देखा है बहुत करीब से आपके वज़रा को। आप अगर ठीक हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा था 4 साल में, क्या कुछ होता रहा, मीडिया के साथ क्या होता रहा, फाइनेंस में क्या होता रहा, एनर्जी सेक्टर में क्या होता रहा, आपके कोई एक सेक्टर, मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता रहा, जो कुछ आपने कहा अपनी ज़ुबान से वही लफ्ज़ आपके वापस आपके ऊपर आए। उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि आप फरिश्ता हैं, नहीं भाई आप पॉलिटिशियन हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, बिकॉज यू आर अ पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से है कि बाकी अगर कम पॉपुलर हैं आप उनको भी साथ रखें, उनके साथ बैठें, बात करें, मुल्क को आगे लेके चलें।
अल्टीमेट सोल्यूशन डायलॉग ही, आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर तरफ नहीं जाएंगी। बहुत शुक्रिया जाजुल हक साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। सर आप बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे इसी हवाले से कि ये जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, ये कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और जो जिस तरह से माजी में लॉयर मूवमेंट हुई थी और कहा यह गया था कि उस वक्त सिचुएशन इस तरह से बन गई थी कि मुज़ाकरात कामयाब हुए और वो मूवमेंट वहीं पर रुकी, तो अब क्या गुजरांवाला के अंदर जिस तरह से इमरान खान साहब मौजूद हैं तो क्या वहां पर कोई मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसी खुशखबरी आ सकती है। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करें कि ऐसा होने वाला नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अनवर रैस साहब, और आज हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट गुलाम मिर्ज़ा साहब ने। सर जिस तरह से ब्रेक जाने से पहले हम बात भी कर रहे थे कि अगर हल एक ही है, वो है अर्ली इलेक्शंस, या 3 महीने के पहले की अगर डेट देनी है, जिस तरह जाजुल हक साहब भी कह रहे थे, अगर ये हो जाता है और इलेक्शंस हो जाते हैं, जिस तरह से मैं ब्रेक जाने से पहले भी बात करी थी कि चूंकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं और उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि वो जो भी इंतखाबात करवाएंगे उसमें वो मुस्लिम लीग नून के साथ होंगे, क्योंकि उनके कुछ फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ। तो सर अगर तो ये इंतखाबात हो जाते हैं, क्या इमरान खान साहब इंतखाब मानेंगे? और उसके साथ साथ चूंकि अब अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ भी जाती तो उसके बाद भी उनके 1-2 साल रहते होंगे, क्योंकि तो इस वक्त टेन्योर पोस्ट के ऊपर है, तो फिर उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? देखिए, अगर इलेक्शंस की बात मान ली जाए इमरान खान साहब की, सिर्फ इलेक्शन की बात अगर हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट मान लेगी, और यह इलेक्शन कोई बड़ा इशू नहीं होता, बल्कि आफ्टर 4 इयर्स किसी वक्त भी आप कॉल कर सकते हैं इलेक्शंस को, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। तो एक तो इसमें एक चीज़ थी कि आर्मी चीफ का तकर्रर जो है वो मुझसे मशवरे के साथ किया जाए। बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूशन तो स्वाबदीदी इख्तियार देता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगर खुद इमरान खान मौजूद थे तो उन्होंने जब एक्सटेंशन दी थी तो किससे उन्होंने क्या अपोजिशन लीडर से मशवरा किया था, कहीं बैठे थे, को बात की थी? तो बात ये है कि अभी अगर उनके हाथ में वो प्रीमियरशिप उनके पास है तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सेकंड, आप मैं जिस तरह पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आपकी, आइनी अदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से आपका अपना लगाया गया शख्स है, आप नहीं हटा सकते, तो फिर आपको इन्हीं के साथ बेयर अप करना होगा। अभी जितने भी इलेक्शंस जीते हैं इमरान खान साहब ने, क्या वो अनबाइस्ड होने की वजह से नहीं जीते? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी जगह पे भी बाइस्ड होता, कुछ भी कर सकता था वो, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, उनको एक डेंट ज़रूर डाला जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन क्या उनकी पॉपुलरिज्म जो जितना उनकी इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में लेगेसी है उसको तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो खान साहब अगर एक जुमला सिर्फ कि अगर वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन तो इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन का कोई इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दीगर मसाइल काफ़ी सारे हैं, उन मसाइल के ऊपर। और फिर दूसरी बात ये कि क्या हमारा आने वाला जो सिस्टम है, इन दिनों में 1 महीने के अंदर सिस्टम तब्दील हो जाएगा, यही लोग आएंगे पार्लियामेंट में, यही पीपल्स पार्टी होगी, मिलकर फैसले करने होंगे, फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? जी मैं यही बात कर रहा हूँ, यही पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी, यही पीटीआई होगी, और खान साहब के पास जिस तरह की टीम पहले थी उसी तरह की अब बना लेंगे वो। अब मतलब कहाँ से बंदे उतारेंगे? आसमानों से बंदे उतारेंगे? यही टीम है जो उनके पास है, वजारत खारजा में भी, फाइनेंस में भी, एनर्जी में भी, वही लोग आ जाके हैं। खान साहब ये क्लेम करते हैं कि आवाम की ताकत से वो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत लेकर पार्लियामेंट में वापस आएंगे, उन्हें इस बात का एक जोम है, उसका वो इजहार भी करते हैं। एक बात, दूसरी बात ये फरमाइएगा कि क्या जो जितने भी मुतालबात थे खान साहब के, उनमें से मुझे लगता यह है एजाज साहब की गुफ्तगू से कि वो सुकड़ कर एक हद तक रह गया कि अगर इंतखाबात की उन्हें डेट दे दी जाए तो वो इस कॉल ऑफ कर देंगे इस लॉन्ग मार्च। देखिए फेस सेविंग है, अगर आप इस तरह की सूरत हाल में देखें और सिर्फ एक बात लेके वो वापस चले जाएं कि हाँ जी ठीक है हम इलेक्शन करवा देते हैं जी, इलेक्शन बड़ी ईद के बाद हो जाएंगे, मेरे ख्याल में बड़ी ईद के बाद फिर 2-3 महीने तो वैसे ही रहते होंगे, इलेक्शन वो कर लें जी, इलेक्शन उस वक्त कोई ना कोई एक दरख्वास्त आ जाए कि जी अभी मरदमशुमारी के पैसे जो हैं वो जारी नहीं हुए थे, मरदमशुमारी नहीं हो सकी या फलां चीज़ नहीं हो सकी, हल्का बंदियों में प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है तो डिजिटल जो है उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो वो अगर डिजिटलाइज होगी ठीक है, वरना पुरानी जो मरदमशुमारी और हल्का बंदियां उन पर भी इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये एक बात है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फेस सेविंग हो सकती है। और दूसरी बात ये गवर्नमेंट क्यों इलेक्शन नहीं करवा रही? देखिए ये भी एक जानने की चीज़ है। इस गवर्नमेंट ने ऐसे
फैसले किए हैं जिससे महंगाई बढ़ी है, जिससे आवाम की आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी तंग हुई है। आपको पता है कि आपकी बड़ी आबादी 3.5 करोड़ के करीब लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। इस वक्त भी छतों के बगैर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर्दी शुरू हो चुकी है। न्यूट्रिशन लेवल जो लोएस्ट लेवल है इस वक्त ख़वातीन का, बच्चों का जो सैलाब ज़दगान हैं उनका न्यूट्रिशन लेवल डेड लेवल तक है, जो UNO की जो रिपोर्ट्स हैं। देखें कि हम इन तमाम सियासी इश्यूज में फंसकर हमने सैलाब वो देख लें, आप भूल गए। और वो जो पैसा है वो अपनी जगह पर अभी भी उसी तरह है। पूरी दुनिया से लोगों ने आना था, पूरी लोगों से डोनर्स आते हैं। अगर आप सेंसिटाइज लोगों को करेंगे, बताएंगे, आपको पता है कि कितना फिगर है जो वहाँ डेथ रेशियो है सैलाब ज़दगान की। एटलीस्ट 5000 से ज़ायद लोग मरे हैं, लेकिन हम 1600 के ऊपर अटके हुए हैं। लेकिन इसको कोई बंदा ना उसके ऊपर काम कर रहा है, ना हम लोग जा रहे हैं। डेवलपिंग स्टोरीज हैं वो ख़त्म हो गई। वहाँ अब उनका क्या, कौन पुरसाने हाल है? क्या उनको खाना मिल रहा है? क्या उनको दवाइयाँ मिल रही हैं? क्या उनको कोई रहने की छत है? तो साहब हम तो इतने बेस हैं, सैलाब ज़दगान तो अपनी जगह पर। अगर मैं बात करूँ अरशद शरीफ साहब की और सदफ नेम की, तो आप देखें उनकी डेड बॉडीज़ पर सियासत की जा रही है। हम इतने बेस हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, अरशद शरीफ शहीद जो हैं, हमने उनके घर में देखा कि जो जिनके साथ अरशद शरीफ कभी वो पूरे दिल से सलाम दुआ भी नहीं लेना चाहते थे, वो लोग वहाँ टस्बे बहा रहे थे। और वो लोग वहाँ ये थे कि हम पता नहीं, हमारा अरशद शरीफ का जिनसे ताल्लुक़ था वो 2-4 लोग ही थे। हम भी उनको जानते हैं, वो भी अरशद शरीफ साहब को भी जानते हैं। बात तो ये है कि अब अरशद शरीफ के बच्चे हैं, उनकी अम्मी हैं और उनका घर है जो कि साइंस कर रहा है। और वहाँ कौन लोग होंगे इस वक्त बहुत सारे मिर्ज़ा साहब हैं जिनका हल होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहरहाल आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। वक्त ख़त्म हो चुका है। सवाल बहुत सारे हैं नाज़रीन, मुज़ाकरात होंगे, नहीं हो पाएंगे, कौन बैक ऑफ करेगा, कौन नहीं बैक ऑफ करेगा, मुल्की मसाइल के लिए कौन एक पेज पर आकर बैठेगा, नहीं बैठेगा, बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, मिल बैठ कर कौन पहले फर्स्ट करेगा कि हाँ ठीक है हम बैठते हैं, मिल बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, मसले का हल निकालते हैं, कौन ये सब करेगा? बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाब आप भी ढूंढें, हम भी ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।